गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में संघ। संघों ने भारत के लोगों के आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य का निर्माण किया। इसके साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। एक शब्द श्रेणी जिसका अर्थ संघ का मुखिया होता है, यह श्रेणी शब्द ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में कारीगरों तथा व्यापारियों के बीच कुछ सीमाओं तक सहकारी संगठन विद्यमान थे। वैदिक काल के पश्चात इस प्रकार के सहकारी समूह बहुत दिखाई दिए। जातक कथाओं में इन संघों की संख्या 18 बताई गई है। यह संख्या सहकारी संगठनों के विस्तार को इंगित करती है। एक मुख्य कारण जिसमें संघों की वृद्धि में योगदान दिया था, वह था उद्योगों का स्थानीयकरण। शहरों में कुछ विशेष गलियां संघों और मोहल्ले कारीगरों के एक वर्ग द्वारा अपने एकमात्र कब्जे या अधिकार में रखे जाते थे। उद्योगों के इस स्थानीयकरण के कारण संघों में एकता आई और उनकी ताकत बढ़ी। संघों का बढ़ता हुआ महत्व इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रभावशाली विधिक त्रावों द्वारा व्यापारियों, खेतिहरों, परिश्रमियों, कारीगरों आदि को अपने संघ हेतु नियम के गठन के अधिकार को मान्यता दी गई। ये विधित्रा हैं गौतम और मनु। जो और अधिक सार्थक है वह है उनकी निषेध आज्ञा। कानूनी निर्णय लेते समय राजा द्वारा नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मनु ने स्पष्ट रूप से संघों के उपयोग एवं नियमों को न्याय की ताकत के रूप में उल्लेखित किया है। इसलिए शिल्पकारों और व्यापारियों के नियमों को स्वयं के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई थी और इसके परिणाम स्वरूप वे मान्यता प्राप्त अंग बन गए थे। इन संघों का महत्व इस तथ्य से दिखाई देता था कि उनके नेता प्रदेश में उच्च पदों पर रहते थे। प्रत्येक संघ में एक और प्रमुख या अध्यक्ष रहता था जिसे ज्येष्ठक कहा जाता था। उसे 2, 3 अथवा 5 कार्यकारी अधिकारियों का सहयोग मिलता था। इन अधिकारियों के पास व्यक्तिगत अधिकार थे और वे दोषी लोगों के साथ इच्छा अनुरूप व्यवहार कर सकते थे। संघ की एक सामान्य सभा थी जो समय समय पर व्यापार संपादन के लिए इकट्ठी होती थी। उनके आंतरिक मामलों के प्रबंधन में संघ अधिकांश स्वशासित होते थे और उनके निर्णय को राजा सामान्यतया स्वीकार कर लेता था।
परंतु कुछ विशेष मामलों में राजा हस्तक्षेप कर सकता था। इस प्रकार वह उनके आंतरिक विवादों का निपटारा कर सकता था, संबंधों को व्यवस्थित कर सकता था एवं उन पर निगरानी रख सकता था। संघों की गतिविधियां विशेष व्यापार या शिल्प तक सीमित नहीं थी जिनका वे प्रतिनिधित्व करते थे। वे लोगों के ऊंचे आर्थिक जीवन में एक सम्मानित भाग थे और प्रदेश को उसके न्यायिक कारोबार के संपादन में सहायता करते थे। ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों के नासिक और जुनार अभिलेखों से कुछ संघों का पता चलता है, जैसे कुम्हार, बुनकर, बांस का काम करने वाले मजदूर, मक्का बांटने वाले तथा अन्य। इन अभिलेखों में से एक में संघ के मुखिया नहपान के जमाई उसौ दत्त द्वारा दिया गया दान दर्ज है, जो बताता है कि पूरी धनराशि गोवर्धन पर स्थित संघों में प्रदान कर दी गई थी। प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा किए गए एक समान निवेश भी इन अभिलेखों में लिपिबद्ध किए गए हैं। ये अभिलेख यह सिद्ध करते हैं कि संघ बैंकों के समान कार्य करते थे, जो लोक मुद्रा की जमा राशि को ग्रहण करते थे और उन पर अनुबंधित दरों से ब्याज देते थे। उनकी ईमानदारी और अस्थायित्व ने शासकों को प्रभावित किया एवं लोगों में अपने प्रति पर्याप्त विश्वास पैदा किया। संघों ने सार्वजनिक उपयोगिता के भी कई कार्य कराए, जैसे सभागृहों, मंदिरों, बगीचों आदि का निर्माण। जुनार के एक अभिलेख में है कि मक्का व्यापारियों के एक संघ ने एक गुफा बनाई और टंकी का निर्माण भी कराया। कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकरों के एक संघ की परोपकारी गतिविधियों का वर्णन करता है, जिन्होंने 437 AD में सूर्य का मंदिर बनवाया। इसी संगठन ने तकरीबन 36 वर्षों बाद मंदिर की मरम्मत भी कराई थी। संघों ने कानून की सामान्य अदालतों के रूप में भी कार्य किया। यह बृहस्पति से साथ ही साथ कुमारगुप्त की दारोदपुर तांबे की पट्टिकाओं से भी ज्ञात होता है। जो संघ अध्यक्ष, जिसे नगर श्रेष्ठी भी कहा जाता है, की ओर संकेत देती है कि वह तहसील के मुखिया को न्यायिक प्रशासन में सहयोग देता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में संघ गतिविधियों का कार्य क्षेत्र विस्तृत था। संघ की गतिविधि केवल उनके व्यवसाय अथवा शिल्प तक ही सीमित नहीं थी। वे राज्य के मान्यता प्राप्त इकाई थे और उनके द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार की लाभकारी कार्य संपन्न किए जाते थे। प्राचीन भारत में संघ इस टॉपिक से परीक्षा में फुल क्वेश्चन और शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं और वनडे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस पर बनता है। इसलिए सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें कि प्राचीन भारत में संघ की क्या दायित्व,
कार्यप्रणाली, कार्य और इसके विशेषाधिकार महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। यह परीक्षा के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन की परीक्षा हो, पीजी की परीक्षा हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की परीक्षा हो, सभी के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।